First lesson of history for class 10th, that is rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत। अब इसमें जैसे ही हम लेसन की स्टार्टिंग करेंगे तो पहला वर्ड इसके अंदर देखो, राइज, उदय, शुरुआत होना किसी से, नेशनलिज्म। व्हाट इज नेशनलिज्म? सबसे पहले तो नेशनलिज्म है क्या? अगर हमें इसको डिफाइन करना है, राष्ट्रवाद क्या है, तो नेशनलिज्म इज पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म क्या है? पैट्रियटिज्म देशभक्ति। अब हम क्या है, लव एंड प्राइड फॉर आवर ओन कंट्री। अगर हम अपने देश के प्रति गर्व का महसूस करें, देश के प्रति प्यार महसूस करें, तो क्या है? राष्ट्रवाद है। तो नेशनलिज्म और ये राष्ट्रवाद की भावना पहली बार यूरोप में कब आई, उसी के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद जैसे ही हम लेसन की स्टार्टिंग करते हैं, तो लेसन की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास एक पेंटिंग, एक पिक्चर बनी हुई है बुक के अंदर इन द वेरी बिगिनिंग, एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय और मेड बाय फ्रेडरिक सोरियो। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द नेम। हु वाज ही? ही वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट। ये फ्रांस के एक आर्टिस्ट थे और उन्होंने कब बनाई थी? 1848 में। इस प्रकार की उन्होंने 4 वॉल्यूम्स बनाई थी। इस प्रकार की 4 किताबें थी, लेकिन जो इनकी पहली थी उसमें उन्होंने इस प्रकार की सोसाइटी की कल्पना की है जहां आपस में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानने वाले हैं, अपने अनुसार शासन को चलाने वाले हैं, कोई किसी से ईर्ष्या या द्वेष या जेलसी नहीं रखता, और कोई किसी दूसरे देश की बाउंड्रीज को एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार के समाज की उसने कल्पना की है। और उस पिक्चर के साथ आप साइड में कुछ वर्ड्स दे रखे न्यू वर्ड्स में, तो उसमें ही ये वर्ड्स थे। तो इस प्रकार के समाज का, तो उसके लिए एक वर्ड आया था यूटोपियन। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या? यूटोपियन, ए आइडियल सोसाइटी, ए विजन ऑफ आइडियल सोसाइटी दैट डजंट एग्जिस्ट। समाज की वो परिकल्पना करना जो वास्तव में संभव नहीं है। अब हम ये कल्पना करें कि भारत की 1.25 अरब की जो जनसंख्या है, उसके ऊपर अलग से किसी कानून बनाने की जरूरत नहीं, किसी सिक्योरिटी को रखने की जरूरत नहीं है, पुलिस वगैरह को रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलेगा, राम राज्य है, सब धर्म के अनुसार चलेंगे, सब नियमों को मानेंगे। तो इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? नहीं है। तो ये सारा यूटोपियन विजन ही था जो किसके द्वारा बनाया? फ्रेडरिक सोरियो ने जिसकी कल्पना की थी कि समाज अपने अनुसार डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपनाएगा, उसके ऊपर किसी प्रेशर की जरूरत नहीं होगी, न ही कोई देश एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखेगा, द्वेष रखेगा, ना अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ऐसा ही विजन था किसका? फ्रेडरिक सोरियो का। इसको यूटोपियन विजन बोला गया, यूटोपियन विजन जो वास्तव में पॉसिबल ना हो। अब इसके साथ साथ अब हम इसके साथ कुछ फीचर्स दे रखी हैं इस पेंटिंग में, क्या क्या चीजें उन्होंने परिकल्पना की है फ्रेडरिक सोरियो ने। तो आप जैसे उस पिक्चर में देखेंगे तो एक लंबी लाइन में आप देखोगे, लोगों की एक लाइन है, ए लॉन्ग ट्रेन, एक जैसे हमारी ट्रेन के डब्बे होते हैं उसी प्रकार एक लंबी लाइन में है। उसमें वो कहाँ तक गई है लाइन? वो गई है एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस प्रकार दर्शाया गया है? हम इसको बोलते हैं पर्सोनिफाई। यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस वर्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपने इस वर्ड को सुना होगा, पर्सोनिफाई। पर्सोनिफाई क्या होता है? किसी भी चीज को एक व्यक्ति का रूप दे देना, व्यक्तिकरण। तो लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी, स्वतंत्रता। उसको किसका रूप दे दिया गया? एक व्यक्ति का, एक महिला के तौर पर दिखाया गया उसको। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वो बनाई गई है, वो फिर वो सारे लोग उसको होमेज दे रहे हैं, यानी उसको श्रद्धांजलि। अब स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी में आप उस पिक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके एक हाथ में क्या है? ए टॉर्च। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी में जिस महिला को लिबर्टी के तौर पर दिखा रखा है, उसके हाथ में क्या है? एक टॉर्च। एंड व्हाट इट सिग्निफाइज? अब वो टॉर्च है, वो क्या सिग्निफाई करती है? व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब है एनलाइटमेंट, नॉलेज। कि वो टॉर्च है, वो ज्ञान का प्रसार कि हमारे यहाँ ज्ञान को प्रदर्शित करती है, कि लोगों के बीच में अपने आप में नॉलेज का, हमारे यहाँ द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज की इतनी सारी नॉलेज लोगों में है। उसके साथ सेकंड, उसके दूसरे हाथ में देखोगे तो आप क्या है? चार्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके दूसरे हाथ में एक बुक है जो किसको दिखा रही है? मानव अधिकार, कि व्यक्तियों के कुछ अधिकार होंगे। और ये भी आप देख सकते हो कि अधिकार मिलते कहाँ हैं? अधिकार मिलते हैं ज्यादातर लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र किसका? लोगों का शासन। तो किस प्रकार की समाज की कल्पना की है? लोकतंत्र की कल्पना की गई है उसमें।
तो फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग की है उसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने बहुत सारे लाइन में, और ये लाइन किसकी है? डिफरेंट कंट्रीज, ये अलग अलग देश हैं, स्पेशली फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका। तो यूरोप और अमेरिकन कंटिनेंट है, वहां के कंट्रीज हैं वो, और उनको आइडेंटिफाई किस प्रकार किया गया है? दे आर आइडेंटिफाइड बाई देयर कॉस्ट्यूम्स एज वेल एज देयर फ्लैग्स। तो उनकी पहचान किस प्रकार हो रही है? उनके कॉस्ट्यूम से, उनके पहनावे से, उसके साथ साथ उनके हाथ में जो फ्लैग झंडे हैं उससे। वो सारे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज यानी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वो सम्मान दे रहे हैं। उससे क्या साबित करना चाहते हैं कि सब उसको, दे ऑल वांट ऑल द क्वालिटीज विच आर रिप्रेजेंट बाय लिबर्टी के द्वारा जो क्वालिटी दिखाई गई है सब चाहते हैं वैसी ही क्वालिटीज उनके शासन के दौरान उनके देश में भी मिले। तो उन सारी चीजों को वो भी अपनाना चाहते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में आपने देख ही लिया क्या चीज दिखाई गई है? एनलाइटमेंट, कि सब जगह ज्ञान का प्रसार हो। दूसरा ह्यूमन राइट्स, सबको बराबर के अधिकार भी मिले। अब उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देंगे। अगर आप उस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे आपकी बुक में, तो उसमें सामने छोटे छोटे जो टुकड़े बिखरे हुए हैं वो किस चीज के हैं? वो क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। वो सामने जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के, डिस्ट्रक्शन, विनाश, खत्म होना। एब्सोल्यूटिस्ट, ये वर्ड मैंने पहले ही लिख दिया था, आपके न्यू वर्ड्स में दे रखा है यूटोपियन के साथ साथ। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की वो व्यवस्था, और ए रूल विदाउट रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन क्या होता है? पाबंदी, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हो, अपनी मर्जी से शासन करता हो, वो एब्सोल्यूटिस्ट। ऐसे संस्थान जो कि बिना किसी जिम्मेवारी के अपनी पावर का निर्वहन करते हो, अपनी जिम्मेवारी कुछ नहीं, कहीं भी उनको रोका नहीं जा सकता, उनकी पावर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। एग्जाम्पल ले तो कैसी हो सकती है इस प्रकार की सरकारें? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कांट बी एब्सोल्यूटिस्ट, कभी भी लोकतांत्रिक सरकार एब्सोल्यूटिस्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब हमारे इतने सारे सांसद, अब इतने सारे विधायक जब साथ बैठते हैं तो सारे एक साथ किसी भी नियम को मानने के लिए उसके अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, पॉसिबल बहुत कम होता है कॉन्सेंसस पर पहुंचना, आम सहमति पर पहुंचना। तो ये एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट किस प्रकार की होती है? मोस्टली दे आर मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ज्यादातर राजतंत्र, राजा के द्वारा चलाई गई व्यवस्था जो कि पहले थी, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट होती हैं। ये एब्सोल्यूटिस्ट क्यों होती हैं? क्योंकि राजा की पावर के ऊपर कोई स्टेन, कोई पाबंदी नहीं होती। अगर उसको लगा कि मैं वहां से निकल रहा हूं और मैंने हो सकता है केवल अभिवादन ही न किया हो, वेलकम ही न किया हो, उनको ग्रीट नहीं किया हो, तो उसके अनुसार उन्होंने बोला कि एक राजा होते हुए उसको ग्रीट नहीं किया गया, इसको यहां से उठाओ और फांसी दे दी जाए। इज इट पॉसिबल इन डेमोक्रेसी? क्या पॉसिबल है? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर देर आर नॉर्म्स, लॉज विच आर सैंक्शन्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, उनके अनुसार व्यवस्था है। लेकिन राजतंत्र में क्या होगा? राजा ने आदेश दे दिए, हो गया काम। तो इस प्रकार की किस प्रकार की गवर्नमेंट होती है? मोनार्चियल फॉर्म गवर्नमेंट होती है जो एब्सोल्यूटिस्ट पावर का इस्तेमाल करती हैं। तो फ्रेडरिक सोरियो ने जो कल्पना की थी उसमें सामने जो डिस्ट्रक्शन के जो छोटे छोटे टुकड़े दिखा रखे हैं किसको दर्शाते हैं? कि वो जितने भी इस प्रकार के संस्थान थे जो इस प्रकार का शासन करते थे, वो सारे इस प्रकार से उनका खत्म हो जाना, कि इस प्रकार का समाज होगा जिसमें इस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं होगी, इस पर कोई पाबंदी नहीं हो। तो किस प्रकार की होगी? फिर होगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी। तो ये किसका था? ये फ्रेडरिक सोरियो का विजन था कि लोकतांत्रिक सरकारें होंगी, सारे देश आपस में मिलके रहेंगे, सभी लोगों को अधिकार मिलेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारे यहाँ राइज ऑफ नेशनलिज्म आया है। ये तो एक कल्पना की गई थी। अब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की वास्तविक शुरुआत, पहली फीलिंग हम कहाँ से आई? ये आपने जो अपनी लास्ट क्लास थी 9th क्लास, उसमें फर्स्ट लेसन अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कौन सा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो पहली जो राष्ट्रवाद की भावना थी, पहली बार लोगों के मन में देशभक्ति की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम या अपने देश के लिए कॉमननेस, एकता का भाव आया। वो कब आया? फ्रांस की क्रांति के बाद। अब आपको ये याद होना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई कब थी? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी?
1789। और अगर आप लोगों को एग्जैक्ट डेट याद हो, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14 जुलाई 1789, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैसिले, जो कि एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, वहां का जेल था। उसके तोड़ने के बाद राजा के खिलाफ आंदोलन चलाया गया पेरिस में, उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी 1789 में, 14 जुलाई 1789। अब उसके बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन आई थी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की पहली जो हमारे यहाँ झलक देखने को मिली, कहाँ? यूरोप के अंदर। वो कब आई थी? 1789 की रिवॉल्यूशन के बाद। अब इसमें किस प्रकार आई थी? व्हाट आर द फीचर्स विच रिप्रेजेंट नेशनलिज्म, कि हमें कैसे लगता है कि उस टाइम पर जो पहली बार हमें नेशनलिज्म का एहसास हुआ यूरोप के अंदर, तो किससे रिप्रेजेंट होता है? उस टाइम पर जो व्यवस्था में बदलाव हुए उनसे साबित होता है कि पहली नेशनलिज्म की फिलंग हमारे यहाँ 1789 में ही आ गई थी। अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार। तो आपने एक वर्ड देखा होगा, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा, राजा के शासन के दौरान, उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा था ESTAT, स्टेट जनरल। एंड व्हाट वाज इट? ये था क्या? इन टूडेज गवर्नमेंट वेयर द लॉज आर मेड, कानून बनते कहाँ हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट आजकल क्या है? इलेक्टेड है, वहाँ बहुत सारे मेंबर्स हैं। लेकिन राजा के समय पर बहुत सारे इलेक्टेड मेंबर्स तो नहीं होते थे, लेकिन जब कोई भी रिजोल्यूशन पास करना होता था, नया प्रस्ताव पास करना होता था, स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी। इट इज लाइक ए पार्लियामेंट और ए कोर्ट ऑफ द किंग, राजा के दरबार के समान था, वहाँ लोगों को बुलाया जाता था। उसमें आपने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि उस टाइम पर सभी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं था। फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सोसाइटीज, 3 भागों में बांट रखा था समाज को। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। और फर्स्ट में नोबल्स, देन क्लर्जी, देन थर्ड स्टेट कॉमन पीपल, वो सारे शामिल थे। और जब वोटिंग की बारी आती तो उसमें नॉट एन इंडिविजुअल गेट द राइट ऑफ वोट वाज नॉट गिवन टू एनी इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, हर ग्रुप का एक वोट माना जाता। यानी थर्ड स्टेट का एक वोट होगा, क्लर्जी का एक वोट होगा, नोबल्स का एक होगा। अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू पे द टैक्सेस? ओनली थर्ड स्टेट। तो हमेशा टैक्स बढ़ते क्यों थे? क्योंकि थर्ड स्टेट का एक वोट होता, नोबल और क्लर्जी पर टैक्स लगता नहीं था, वो मेजोरिटी के साथ पास कर देते, बढ़ जाता था। तो स्टेट जनरल क्या था? राजा के द्वारा बुलाई गई सभाएं, कोर्ट, दरबार, जिसके अंदर कोई भी नया प्रस्ताव आगे पास करना होता। अब इस स्टेट जनरल को उन्होंने बदल दिया किसमें? 1789 की रिवॉल्यूशन के बाद। आपको याद है 1791 में एक नया संविधान बनाया गया था फ्रांस के अंदर, और नए संविधान के अंतर्गत एक वर्ड अगर आपको और याद हो तो उस टाइम पर जो वहां की जनता थी, जो वहां के लोग थे, उनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। कौन कौन से? वो था एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स हु हैज राइट टू वोट, उसकी बहुत सारी कंडीशंस थी। यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दोज कंडीशंस। नाइन्थ में आप वो सारी कंडीशन पढ़ चुके हैं कि 25 ईयर्स की एज हो, कम से कम एक लेबर की 3 दिन की वेजेस के बराबर हो, टैक्स भी देता हो, महिला नहीं हो। तो ये सारे उसके कंडीशंस थी एक्टिव सिटीजन्स के लिए। अब जो स्टेट जनरल था, राजा के दौरान जो प्रस्ताव पारित करने की जो व्यवस्था थी, इसको बदल दिया गया। किसके लिए? इसका नाम रख दिया गया था नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली में प्रस्ताव किस प्रकार पारित होते? इट वाज ए ग्रुप ऑफ इलेक्टेड मेंबर बाय एक्टिव सिटीजन्स। यहां जो लोग प्रस्ताव पास करते वो कौन थे? वो इलेक्टेड जनता के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन कौन सी जनता? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। तो स्टेट जनरल में कोई इलेक्शन नहीं होता था, सीधा राजतंत्र था, राजा का शासन था। लेकिन यहाँ चुनावी व्यवस्था आ गई, यानी एक डेमोक्रेटिक वे का इस्तेमाल किया गया। तो पहली राष्ट्रवाद की भावना कि लोगों के लिए काम करेंगे वो। उसके बाद दूसरा, फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग था उसको चेंज कर दिया गया।
फ्रांस के नेशनल फ्लैग को चेंज करके क्या कर दिया गया, एक ट्राइकलर फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड, नया झंडा बना दिया गया फ्रांस का पूरे देश की एक पहचान के तौर पर, कि जिस प्रकार हम तिरंगे को देखते ही हम सम्मान से झुक जाते हैं, वैसे ही फ्रांस में भी एक नए झंडे को इंट्रोड्यूस किया गया, तो पूरे फ्रांस के लिए सम्मान का प्रतीक था। तो पहला कदम उन्होंने उठाया, नेशनल असेंबली स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा, ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बाद तीसरा, अब उन्होंने न्यू हाइम्स, यू कैन ऑल्सो कॉल सॉन्ग्स, हाइम्स भजन के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन सॉन्ग्स, न्यू हाइम्स, नए देश के प्रति सम्मान देने के लिए नए गाने बनाए गए, उसके सॉन्ग्स। और उसके बाद नए ओथ्स, देश के नाम पर शपथ खाई गई, कस्में ली गई कि हम देश की रक्षा करेंगे। उसके बाद तीसरा, मार्टिर्स वर कोमेमोरेटेड मतलब उनके साथ उनका स्मरण करना, शहीदों का सम्मान किया गया, शहीदों को याद किया गया देश के नाम पर कि हमारे देश को एक करने के लिए कितने शहीदों ने बलिदान दे दिया, उनको वापस याद किया गया। तो ये सारे मेजर्स। उसके अलावा तीसरा तो हो गया, ओथ्स वर टेकन, न्यू हाइम्स वर कंपोज। उसके बाद वेट एंड मेजर स्टैंडर्डाइज्ड, नए वेट और मेजर्स को अपना लिया गया कि माप तोल के तरीके एक जैसे होंगे पूरे देश में। उसके बाद ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज डेवलप्ड, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया ताकि प्रशासन एक जगह से चले और ऑल द सिटीजन्स आर ओबेड बाय द सेम लॉज, और सभी नागरिकों को एक जैसे कानूनों के अंतर्गत लाया गया। तो बहुत सारे बदलाव किए गए। उसमें एक और बदलाव, फ्रेंच वाज डेवलप्ड एज नेशनल लैंग्वेज, फ्रांस की जो वास्तविक भाषा थी, रीजनल डायलेक्ट थी, डायलेक्ट क्या होती है, बोली, जो स्थानीय लेवल पर बोली जाए, उनको डिस्करेज किया गया, उनको हतोत्साहित किया गया, और उसकी जगह किस भाषा को आगे बढ़ाया गया, फ्रेंच को आगे बढ़ाया गया। फ्रांस की जो नेशनल लैंग्वेज को फ्रेंच लैंग्वेज के तौर पर आगे बढ़ाया गया। तो कितने सारे हो गए, नेशनल असेंबली इंट्रोड्यूस कर दी गई, ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, शहीदों को स्मरण किया गया उनका। उसके साथ साथ जो वेट एंड मेजर्स हैं वो एक जैसे कर दिए गए, और इन द लास्ट ये जो सारी व्यवस्थाएं करने के बाद इन्होंने सबके लिए कॉमन सिविल कोड, सबके लिए एक जैसे कानून इंट्रोड्यूस कर दिए गए। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।